नमस्कार मित्रों, मैं अभिजय मिश्रा तक्ष एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये देखा जाता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व थे, कौन कौन से ऐसे पार्ट थे जिसे पढ़ना है, जहां से उत्पत्ति हुई। मनोविज्ञान अपने आप को स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया, कैसे आया, इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विकास क्रम। पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान का विकास क्रम जो है कैसे हुआ, कब हुआ और ये कहां से आया। तो मनोविज्ञान जो शब्द है वो 16वीं शताब्दी में स्वतंत्र रूप में सब्जेक्ट के रूप में तो आया, लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में ही स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने लगे थे। मनोविज्ञान का विकास क्रम नंबर 1 जो है, जो सर्वप्रथम आया, वो ये कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। इसमें अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट और रुडोल्फ गोइकिल आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसमें जुड़कर अपना कार्य किया। आत्मा के विज्ञान से पहले ये जान लें कि मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में अपने स्वतंत्र विषय के रूप में आया तो इसके पहले वो क्या किया करता था, कहां कार्य करता था, किसके साथ कार्य करता था। तो मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र के अभिन्न अंग के रूप में मिलकर कार्य किया करता था। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने इसे मनोविज्ञान को अलग से ये कहा कि मनोविज्ञान को अगर जानना है तो मनोविज्ञान में मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जब मनुष्य को अगर जानना है तो उसका अध्ययन आत्मा के द्वारा किया जा सकता है। यह अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने ये कहा कि अगर मनुष्य का अधिगम करना है, उसकी जानकारी प्राप्त करना है, तो उसकी आत्मा को अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और ये पांचों ज्ञानेंद्रियां ज्ञान को एकत्रित करके आत्मा के पास भेजती है। ये 16वीं शताब्दी में अरस्तु के अनुसार है। और जब वो आत्मा के पास भेजती है, वहीं से मनोविज्ञान के माध्यम से मनुष्य का अध्ययन किया जा सकता है। रुडोल्फ गोइकिल जो एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1590 ईस्वी में एक किताब लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। इस किताब में रुडोल्फ गोइकिल ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकिल ने अपनी किताब साइकोलॉजिया में 1590 ईस्वी में किया। अरस्तु आत्मा के अध्ययन पे जोर देते थे और वो कहते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। विज्ञान किसी भी तथ्य को तभी अडॉप्ट करता है जब वो उसका प्रयोग करता है, उस पर शोध करता है। ये शोध किस पे करता है? जो मूर्त अवस्था में होती है। अवस्थाएं 2 होती है, जहां तक आप जानते हैं।
तो विज्ञान मूर्त अवस्थाओं पे शोध करती है, लेकिन आत्मा क्या है, अमूर्त अवस्था में होती है। आत्मा अमूर्त अवस्था में होती है। आत्मा का ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई आकार होता है। तो विज्ञान आखिर शोध किस पे करे, ताकि उसे ये पता चले कि क्या सच में आत्मा ही मनोविज्ञान का अध्ययन करने का एक स्रोत है। लेकिन जब विज्ञान को इसमें कठिनाई होने लगी इस पे शोध करने में, तो इसे अस्वीकार घोषित कर दिया 16वीं शताब्दी में। लेकिन इसमें दो मनोवैज्ञानिक और आते हैं। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं केलर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं। केलर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जो अरस्तु को जनक और जननी दर्शन शास्त्र को बताते हैं अपनी किताब साइकोलॉजी में। केलर ने अपनी किताब साइकोलॉजी में अरस्तु को जनक और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी के रूप में कहते हैं। लेकिन आप ये देखे होंगे कि पहले अरस्तु ने जब 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना, उस समय ये कहते थे कि ये अंतःकरण का विज्ञान है। अंतःकरण का विज्ञान है, ये अरस्तु महोदय कहा करते हैं। इसी समय एक मनोवैज्ञानिक जो आते हैं और साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में विभक्त करते हैं, और वो मनोवैज्ञानिक थे गैरिक ने साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में विभक्त किया। पहला उन्होंने विभक्त किया साइकी, और दूसरा उन्होंने किया लोगस। साइकी और लोगस को जब उन्होंने विभक्त किया, जो एक ग्रीक भाषा का है, और उन्होंने ये कहा कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। ये गैरिक महोदय ने कहा। लेकिन विज्ञान इसे अस्वीकृति प्रदान किया, क्योंकि आत्मा का ना कोई रूप, ना कोई रंग और ना ही कोई आकृति होने के कारण इस पर शोध करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि ये अमूर्त अवस्था में होती है। अब हम लोग चलते हैं मनोविज्ञान की विकास क्रम नंबर 2 पे। मनोविज्ञान की विकास क्रम नंबर 2 पे, मनोविज्ञान की विकास क्रम नंबर 2 पे आता है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। विकास क्रम नंबर 2 मन का विज्ञान है, जिसे आपके सामने लेकर आते हैं पोम्पोनोजी, एक मनोवैज्ञानिक थे जो इटली के थे। रिचेरी, यानी मनोविज्ञान के विकास क्रम नंबर 2 में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बताते हैं। जो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बताते हैं, तो यहाँ पे ये देखना है कि वही कठिनाई फिर से सामने आने लगी जो आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान में था। इसका भी ना कोई रंग, ना कोई रूप और ना ही कोई आकार होता। मन भी एक
अमूर्त अवस्था। आप जानते हैं चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, ये मन की अवस्थाएं ये अमूर्त होती है। लेकिन पोम्पोनोजी ने भी इस साइकोलॉजी शब्द को भी इन्होंने भी विभक्त किया, साइकोलॉजी शब्द को इन्होंने भी विभक्त किया और बताया कि साइकोलॉजी, साइकी और लोगस जो एक ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। साइकी का अर्थ होता है मन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। आपने पहले ये देखा कि गैरेट महोदय ने साइकी का अर्थ आत्मा से बताया और लोगस का अर्थ अध्ययन करने से, लेकिन पोम्पोनोजी ने साइकी का अर्थ मन और लोगस का अर्थ अध्ययन करना बताया। इसलिए पोम्पोनोजी ने यह कहा कि मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन करना, अध्ययन करना। लेकिन इस पे भी विज्ञान शोध न कर सका, वही कठिनाई सामने आने लगी और इसे 17वीं शताब्दी में इसे अस्वीकार घोषित कर दिया गया। और फिर मनोविज्ञान अपने विकास क्रम नंबर 2 में आगे की ओर चलता है और कहता है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये वही समय है जब मनोविज्ञान में आधुनिकीकरण हुआ और दर्शन शास्त्र से उठाकर उसे विज्ञान तक पहुंचाने की प्रक्रिया इसी विकास क्रम नंबर 3 में होती है। इसमें विलियम वुंड जो जर्मनी के थे, विलियम जेम्स जो अमेरिका के थे, जेम्स सैली, वाइट आदि मनोवैज्ञानिकों ने यह माना कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और विलियम वुंड के अनुसार चेतना मूर्त अवस्था में होती है। ये विलियम वुंड ने कहा। जैसे आप जानते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, वहीं विलियम वुंड को जर्मनी के जनक कहा जाता है मनोविज्ञान की, और विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंड ने 1879 ईस्वी में चेतना पर शोध करना प्रारंभ किया, जो जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ, जिसे आज आप कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ये मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी, जो जर्मनी में इसकी स्थापना हुई। इस पे शोध हुआ तो विलियम वुंड ने यह कहा कि यह मूर्त अवस्था में होती है। चेतना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चेतना क्या है? चेतना मनुष्य के मस्तिष्क का
आंतरिक आंतरिक भाग है। चेतना क्या है? मनुष्य की मस्तिष्क का आंतरिक भाग है। जब ये मनुष्य की आंतरिक भाग है, और चेतना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होता है अचेतन, एक होता है चेतन, और एक होता है अर्धचेतन। अर्धचेतन। जब विलियम वुंड ने चेतना का विज्ञान दिया, उस पे किसी एक पर्टिकुलर सेटिस्फाइड पे नहीं दिया कि मुझे अचेतना पे रिसर्च करना है, अर्धचेतन पे रिसर्च करना है, या चेतन पे रिसर्च करना है। और आप जानते भी हैं कि चेतना मनुष्य की मस्तिष्क का आंतरिक भाग है। तो फिर विज्ञान इस पे रिसर्च करे कैसे? आप जानते हैं कि विज्ञान उसी तथ्य पे सर्च करता है जिसका कोई रंग, रूप, आकृति, उसे छुआ जा सके, उसे देखा जा सके, उस पे करता है। और विलियम वुंड इसे कहते हैं कि ये मूर्त अवस्था में है, लेकिन ये आंतरिक भाग होने के कारण ये अमूर्त अवस्था में है, अमूर्त अवस्था में है। और ये 1880 ईस्वी में रिसर्च संपन्न हुआ, लेकिन इसे भी अस्वीकृति प्रदान किया गया, क्योंकि इस पे भी विज्ञान शोध नहीं कर सका, प्रयोग नहीं कर सका। तो चेतना का विज्ञान 1890 ईस्वी में जाकर इसे अस्वीकृति प्रदान होती है। और फिर मनोविज्ञान में एक अलग सी व्यवहार का झलक होता है, जो आज तक आप पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान उसे एडॉप्ट कर रहा है। आपने देखा कि जो चेतना का विज्ञान स्टेप नंबर 3 आया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही वो समय है जहां मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में आया। आप जानते हैं कि जब मनोविज्ञान आया तो वो दर्शन शास्त्र के साथ जुड़कर कार्य किया करता था, जहां पे शोध होना संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही विकास क्रम नंबर 3 आता है, ये विज्ञान के समक्ष आकर खड़ा हो जाता है, इस पर रिसर्च प्रारंभ हो जाता है। ये विज्ञान के कहीं न कहीं इसे विलियम वुंड नजदीक लाकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए विलियम वुंड को मनोविज्ञान का आधुनिक जनक भी कहा जाता है। आधुनिक जनक भी कहा जाता है। विलियम वुंड को मनोविज्ञान के आधुनिक जनक भी कहा जाता है, और यही वो समय था जब मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में प्राप्त होता है, और ये इस काल में विज्ञान के समक्ष आकर अपने आप को खड़ा कर लेता है। अब विकास क्रम नंबर अगर 4 की बात करें, जब 1890 ईस्वी में इसे अस्वीकृति प्रदान हुआ था चेतना का, तो चौथा स्टेप जब आया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें वाटसन, स्किनर, पावलोव, हल, वुडवर्थ, मैकडूगल आदि मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत होते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। विलियम
मैकडूगल सन 1905 ईस्वी में ये किताब प्रकाशित करते हैं जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें व्यवहार शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। और ये व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान में सन 1912-1913 में आता है। आप ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट इसका टाइम 1913 माना जाता है। लेकिन 1890 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच की अंतराल, जिस समय मनोविज्ञान के कोई भी विकास नहीं हुआ, इसलिए इसे बंजर काल के नाम से जाना जाता है। 1913 ईस्वी में जब व्यवहार मनोविज्ञान में वाटसन महोदय ने व्यवहारवाद को लेकर आया, एक वाद वाटसन ने ही दिया जिसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। और वाटसन ने यह कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्किनर, पावलोव, हल, वुडवर्थ, मैकडूगल और वाटसन है, लेकिन थॉर्नडाइक को व्यवहारवाद में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक प्रारंभ से प्रकार्यवाद के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन जैसे ही प्रकार्यवाद का पतन हुआ, या आप ये कह सकते हैं उसकी खत्म हुआ, वो उस पे शोध होना बंद हो गया, तब थॉर्नडाइक ने व्यवहार को एक्सेप्ट किया। इसलिए इन्हें व्यवहारवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और यहीं से मनोविज्ञान व्यवहार को लेकर सन 1913 ईस्वी से अब तक अध्ययन कर रहा है और करा रहा है। आखिर मनोविज्ञान में व्यवहार को ही क्यों रखा गया? अगर देखा जाए तो व्यवहार जैसे बच्चा, यह मानसिक क्रिया है, इसका जो क्रिया है, जो व्यवहार, वो बाहरी क्रिया है। जो बाह्य क्रिया है, बाहरी क्रिया है, जैसे दौड़ना, रोना, खेलना, ये आदि बाह्य क्रियाएं हैं। इसलिए इस पर शोध किया जा सकता है, और मनुष्य का अध्ययन भी किया जा सकता है। इसलिए मनोविज्ञान ने व्यवहार को एडॉप्ट किया और उसे अब तक अपने साथ लेकर चल रहा है और अध्ययन करा रहा है। आपने देखा कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने अपनी किताब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सन 1905 ईस्वी में किया। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपने देखा कि अरस्तु के काल में जब आत्मा का रूप में मनोविज्ञान में आया, तो वहां पे रुडोल्फ गोइकिल ने किया। साइकोलॉजी शब्द को जो दो पार्ट में विभक्त करके साइकी और लोगस, एक में आत्मा तो दूसरे में मन, ये जो दो मनोवैज्ञानिक हैं, ये दो मनोवैज्ञानिक ही हैं जो इसे आज तक किया और इसे डिफाइन किए हैं। जैसे ही मनोविज्ञान चौथा स्टेप आता है और व्यवहार को समाहित करता है, उसमें विलियम वुडवर्थ ने एक बहुत ही प्रचलित कोटेशन दिया, जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। उन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान पहले आत्मा के त्याग की, आत्मा की
त्याग की, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अपने अंदर व्यवहार को समाहित कर लिया। अब आगे की ओर हम लोग व्यवहारवाद को लेकर ही अधिगम करेंगे और अधिगम में सर्वप्रथम हम लोग व्यवहारवाद के सिद्धांत को अधिगम करेंगे, जिसे बच्चे को अधिगम कैसे कराया जाता है, उसमें कितने सिद्धांत हैं, व्यवहारवाद में कौन कौन पढ़ना है हम लोगों को, उस सिद्धांत को हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें हम लोग अधिगम करेंगे।